नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। उन 22 भागों में से हम लोग भाग 4 को देख रहे हैं। इसमें भाग 4 में क्या है? भाग 4 में हम लोग देखे थे पिछली क्लास में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का तात्पर्य क्या रहा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, किस देश से लिया गया और सर्वप्रथम किसने इसका प्रारूप तैयार किया और इसकी अनुशंसा किसने की, इन सब विषयों पर हम लोग ने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो इसमें निहित 36 से 51 तक आर्टिकल हैं, उनके विषय पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन बने हैं, पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं, वनडे लेवल का हो या स्पेशल हो, सब में क्वेश्चन बने हैं राज्य के निर्देशक तत्वों से और आगे बनने की उम्मीद भी हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोग देखेंगे जो 36 से 51 में जो आर्टिकल हैं उनको एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 36 की दोस्तों बात करें तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 36 में क्या है? आर्टिकल 36 में दोस्तों हमने पीछे भी क्लास में देखा था, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। जैसे हमने जो हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक, उसमें जो बातें देखी थी, हमने 12 में देखा था कि जिस तरह 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, सेम उसी प्रकार इसको आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। सेम उसी प्रकार राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको? राज्य को। राज्य को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें अगला अगले आर्टिकल को अगर हम लोग देखें, जिसमें अगला आर्टिकल हो जाएगा 37 में क्या है? 37 में दोस्तों इसमें जो हम लोग ने देखा था पीछे जो भाग 3 में पढ़े थे कि अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो तो सीधे वह न्यायालय जा सकता है, यानी वह न्यायालय में वाद्य योग होगा, उसकी बातें न्यायालय में लागू कराई जा सकती हैं अगर उसका मूल अधिकार का हनन होता है। लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह इसकी जो अधिकारिता होती है वो राज्य को प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, अगर उसमें से किसी भी चीज़ का हनन हो रहा है तो न्यायालय में बाध्य नहीं होगा। क्या इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है? जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है। आर्टिकल 37 में जो है इसे, जैसे हम लोग पीछे वाली क्लास में देखे थे, पीछे मतलब जो भाग 3 में पढ़े थे हम लोग, जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनको अगर उनका हनन होने पर आदमी न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता था। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो बातें हैं, अगर उसका व्यक्ति का हनन हो रहा है तो राज्य के प्रति कोई भी अध्यारोपित या आरोप नहीं लगा सकता है, यानी न्यायालय नहीं जा सकता है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, तो इसका पॉइंट वही बन जाएगा कि यह न्यायालय में लागू नहीं है या न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, एक शब्द ये भी बन जाएगा। वहीं नेक्स्ट अगर हम लोग देखें आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38 में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या बताया गया है
इसमें लोक कल्याण की गतिविधि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। लोक कल्याण की गतिविधि या अभिवृद्धि शामिल है इसमें। सरकार जनता का कल्याण करेगी, कैसे कल्याण करेगी? जैसे हम लोग इस समय देख रहे हैं, लोक कल्याण की गतिविधि से जो गरीबी रेखा से न्यूनतम जीवन यापन करने वाले हैं उनको राशन उपलब्ध कराना, ये सब बातें आती हैं। राशन, उनके जीविका संबंधित राशन उपलब्ध कराना तथा सामाजिक व राजनीतिक न्याय दिलाना क्या है, लोक कल्याण की अभिवृत्ति में आ जाएगा। जो आर्टिकल 38 में कहा गया है, राज्य का यह कर्तव्य है लोक कल्याण की गतिविधि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि कर लीजिए, अभिवृद्धि या अभिवृद्धि। लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सरकार द्वारा राशन कार्ड व सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगी। कौन? आर्टिकल 38 के तहत। ये तो दोस्तों हो गया आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 में हम देखते हैं कौन सी बातें हैं, इसको इरेज करते हैं। RD 39 में क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य के द्वारा ऐसा कर्तव्य, मतलब बाध्य नहीं है राज्य, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य होगा कि समान काम के लिए स्त्री व पुरुष जो हैं, समान काम के लिए स्त्री व पुरुष के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। क्या? समान काम के लिए महिला व पुरुष के लिए समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण करेगा। किसके तहत? समान काम के लिए महिला एवं पुरुष समान काम के लिए महिला एवं पुरुष के लिए समान समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण कराएगा। समान वेतन तथा के लिए उचित समान काम के लिए महिला व पुरुष कोई भी हो उसके लिए समान वेतन की व्यवस्था
राज्य करेगा। क्या राज्य का यह कर्तव्य होगा कि स्त्री व पुरुष के लिए कोई भेदभाव ना करे, उनको समान काम के लिए समान वेतन दिए तथा संसाधन के लिए उचित वितरण की व्यवस्था करे। उचित वितरण की व्यवस्था करें किसके तहत? आर्टिकल 29 के तहत। 29 अगर हम 29 का की यहीं अगर हम बात कर लें तो इसमें विधि के समक्ष निःशुल्क विधि या कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क कानूनी विधि, जो निःशुल्क विधि है, निःशुल्क कानून है उसको निःशुल्क तरीके से उपलब्ध कराना राज्य का यह कर्तव्य है। निःशुल्क विधि या कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क विधि, कानूनी उपलब्ध कराना। कब कहा गया, कब ये किया गया था, कब जोड़ा गया था? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। इसको कब लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह कानून आया, जिसमें निर्धारित किया गया कि जो विधि है उसको निःशुल्क तरीके से उसका कोई भी चार्ज ना लिया जाए। इससे पहले जो था, अगर किसी को FIR कराना कोई FIR या R कराने जाता था, FIR कोई कराने जाता था तो उसको लगभग पैसे देने पड़ते थे। लगभग उस समय का ईमान के लिए 500 से 1000 रुपये FIR के पैसे देने पड़ते थे, जिसके माध्यम से गरीब जो असहाय थे वह अपने जो उनके ऊपर कोई अत्याचार होता था तो वह न्यायालय में या जो है पुलिस स्टेशन पर कोई भी FIR कराने या न्यायालय में वह चार्ज ना देने की वजह से वह कानून से वंचित हो जाते थे। तो इसके माध्यम से व्यवस्था की गई कि निःशुल्क विधि व कानूनी सहायता प्राप्त के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाए। कब लाया गया? 42वां संविधान 1976 में लाया गया। वहीं अगर हम 40 में देखें, 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। ग्राम पंचायतों गठन किया गया। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। ग्राम पंचायतों का गठन से क्या तात्पर्य है? इसके गठन से तात्पर्य है कि देश के जो गांव हैं वहाँ के ऊंचे स्तर से जो योजनाएं भारत सरकार है वो गांव तक पहुंचा सके, जिससे गांव का विकास हो। यह किसके माध्यम से अनुशंसा की गई थी ग्राम पंचायत की? तो महात्मा गांधी के द्वारा एक ग्राम पंचायत की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता व काम शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गई है। कुछ दशाओं में आप सरकारी सहायता पा सकते हैं, जैसे काम और शिक्षा, काम करने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग साइकिल की योजना। तो आर्टिकल 41 में बताया गया है कि राज्य के द्वारा कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी नागरिकों को काम करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, विकलांग जो हैं विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, विकलांग जो हैं उनके लिए साइकिल इत्यादि की व्यवस्था किसके तहत? आर्टिकल 40 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता
का प्रावधान किया गया है। एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा कि इसमें काम पाना, शिक्षा के लिए, काम के लिए, शिक्षा के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, जो विकलांग हैं उनके लिए साइकिल, व विधवा पेंशन के लिए तो सरकारी सहायता में आ जाएगा। जैसे मनरेगा के तहत आदमी काम पा सकता है तो सरकारी सहायता में ही आएगा। तो ये तो रहा आर्टिकल 41। नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। आर्टिकल 42 में देखते हैं कौन सी बातें निहित हैं। आर्टिकल 42 में दोस्तों न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। क्या? न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। इसका तात्पर्य क्या होगा? जो न्याय संगत कार्य है वह मनोचित दशा जो है तथा प्रसूति सहायता प्राप्त कराना। प्रसूति सहायता प्राप्त करने का तात्पर्य होगा दोस्तों जो गर्भवती महिला हैं, महिला के द्वारा ऐसा कोई शारीरिक काम ना लिया जाए अगर वो सरकारी पद पे है या सरकार के संबंध में वो कार्य कर रही है, उसके द्वारा ऐसा कोई भी शारीरिक काम ना लिया जाए जिससे उसके शरीर पर या उसको कोई दिक्कत हो। तो वही आर्टिकल 42 में दर्शाया गया है कि उसके न्याय संगत कार्य के मतलब न्याय के हिसाब से उसके मनोचित दशा उसके दशा के हिसाब से उसकी समस्या जो है प्रसूति और सहायता पाने की, उसको राज्य देखते हुए उनको कुछ छुट्टियां प्रदान करता है, जिसमें जब गर्भवती महिला होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको प्रेगनेंसी से पहले 3 या 2 महीने की छुट्टी ले सकती हैं और जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी 2 या 3 महीने की, लगभग 6 महीने की छुट्टी वो ले सकती हैं। किसके तहत? आर्टिकल 42 के तहत। तो क्या है? न्याय संगत न्याय संगत कार्य को मनुचित दशा, न्याय संगत कार्य या न्याय संगत कार्य मनुचित दशा न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना तथा प्रसूति कर लीजिए, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। किसके तहत? आर्टिकल 42 के तहत, जिसमें अगर कोई गर्भवती महिला है उसके द्वारा कठोर व शारीरिक श्रम ना कराया जाए। किसके तहत? आर्टिकल 42 के तहत। वहीं अगर हम लोग देखें आर्टिकल 43 में क्या है? आर्टिकल 43 में दोस्तों, आर्टिकल 43 में क्या है? निर्वाह योग मजदूरी। क्या? निर्वाह योग मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए जिससे व्यक्ति का परिवार चल सके। निर्वाह योग मजदूरी, किसी के द्वारा अगर कोई काम कराया जा रहा है तो उसको इतना तो मजदूरी देनी ही चाहिए व्यक्ति को जो काम पे है कि उसका परिवार सही तरीके से चल जाए। वही है आर्टिकल 23 में निर्वाह
निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी किसके तहत? आर्टिकल 43 के तहत। इसके तहत हमने देखा कि इतना मतलब अर्थात इतना वेतन व्यक्ति के द्वारा दिया जानी चाहिए जिसके यहाँ व्यक्ति कार्यरत है, दूसरा व्यक्ति कार्यरत है, कि उसका परिवार आसानी तरीके से चल जाए। तो 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी की बात कही गई है। वहीं अगर हम 43 का की बात करें, 43 का क्या है? 43 का इसी में एक खंड आया है 43 का। 43 का में क्या है? उद्योग, क्या उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी किसके तहत? उद्योग प्रबंधन में काम की भागीदारी आर्टिकल 43 का में यह वर्णित उल्लेख है। जो उद्योग प्रबंध हैं उनमें जो कामकर्ता लोग हैं उनको बराबर की भागीदारी दी जाए। जो भी उद्योग भारत सरकार या राज्य के द्वारा खोला जा रहा है उसमें क्या उसके प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। किसके तहत? आर्टिकल 43 के तहत। नेक्स्ट हम लोग बात करें आर्टिकल 43 खा ही में अगर देख लें हम, आर्टिकल 43 खा में क्या है? सहकारी समितियों के प्रबंधन व प्रचालन व नियंत्रण, सहकारी समितियों के प्रबंधन व नियंत्रण। सहकारी समिति का प्रावधान किसके तहत? भारत में कोई भी सहकारी समिति खोल सकता है। उस समिति का जो संरक्षण है, प्रबंधन है, नियंत्रण है, राज्य के द्वारा किया जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 43 खा के तहत ये समितियां हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिकल 44 में क्या है? इसमें दोस्तों समान सिविल संहिता का समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। क्या? समान सिविल संहिता अर्थात अभी आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा में तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं समान सिविल संहिता से संबंधित। इसका तात्पर्य क्या है कि देश में जो विवाह है, देश में सभी धर्मों के विवाह के लिए नियम एक ही होने चाहिए। सभी धर्मों के विवाह तथा तलाक की शर्तें एक ही होनी चाहिए। विवाह के नियम बेशक अलग अलग हों, लेकिन जो विवाह की सभी धर्मों के विवाह हैं व तलाक का जो शर्तें हैं, जो कानून है, वो एक ही होना चाहिए। विवाह के नियम बेशक अलग अलग हों। सही है दोस्तों। अगर विवाह और तलाक के नियम एक ही हो जाएंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम में जो लोग तलाक कर देते हैं और अपने पत्नी को डिवोर्स देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, जबकि हिंदू विवाह के तहत ऐसा नहीं है। उसको सीधे कोर्ट के माध्यम से ऐसा कर सकता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में उनके अपने कानून के माध्यम से जो है व्यवस्था अपनाई गई है, उसी को समाप्त करने के लिए समान सिविल संहिता का लागू होना बहुत ज़रूरी है। सिविल समान सिविल संहिता
दोस्तों अगर देखा जाए समान सिविल संहिता भारत में सिर्फ एक राज्य में लागू है। वह राज्य कौन सा है? वह राज्य गोवा है। वहाँ पे समान सिविल संहिता लागू है। वहाँ में जो विवाह संबंधित व तलाक संबंधित कानून समान तरीके से लागू हैं और भारत सरकार को चाहिए कि इसको लागू करे, जिससे जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न कम हो सके। तो हमने आर्टिकल 44 तक देख लिया अभी तक। तो अभी हम लोग को आर्टिकल 51 तक देखना है, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक भी नहीं छोड़ना है हम लोग को। आइए देखते हैं। आर्टिकल 44 हमने देख लिया था। आर्टिकल 45 को देखते हैं। आर्टिकल 45 में दोस्तों जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं, राज्य का ये कर्तव्य है कि उन 6 वर्ष से कम बच्चों का जो स्वास्थ्य है उस पर वह ध्यान दे। क्या जो राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, राज्य का यह कर्तव्य है कि आर्टिकल 45 के तहत उस 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान दे। और सरकार ध्यान रखेगी या ध्यान दे। और इसी में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष की जिसकी आयु हो गई है वह सरकार बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। यह आर्टिकल 21A के तहत हमने पीछे देखा था। इसको नीति निर्देशक तत्वों से उठाकर मूल अधिकार में दे दिया गया, यानी अब यह फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। लेकिन सबसे पहले यह देश की स्थिति जब संविधान लागू हुआ तो नीति निर्देशक तत्वों के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो लोग हम देख रहे हैं उस समय लागू करने लायक नहीं थी। जैसे समान सिविल संहिता हमने देखा, उस समय तमाम तरह के सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, धर्म को लेकर, जाति को लेकर तमाम तरह के दंगे हो रहे थे। नीति निर्देशक तत्वों में वही चीज़ें रखी गई हैं जो कुछ उस समय तो लागू नहीं हो पाई, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे लागू हो रही हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल 45 में जो पहले राज्य को तो यह बताया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करें। लेकिन कुछ राज्य पहले ऐसे भी थे जिनके पास धन ना होते हुए इसको लागू नहीं कर पाते थे। लेकिन अब भारत इतना समृद्ध हो गया है कि बच्चे को शिक्षा के लिए व्यवस्था कर सकता है, इसको कब 42वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर कानूनी अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 21A के तहत इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ये तो है इसमें आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों, कम उम्र या आयु के बच्चों को राज्य या सरकार इनके स्वास्थ्य का ध्यान देगी। और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करेगी। तो ये तो रहा आर्टिकल 45। आर्टिकल 46 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 46 में देखते हैं हम लोग क्या है।
आर्टिकल 46 की दोस्तों हम लोग बात करें तो इसमें जो एससी समुदाय है, एसटी समुदाय है, ओबीसी समुदाय है, उनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सीधे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें तो तमाम तरह की बातें हैं पढ़ना चाहें हम लोग, लेकिन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे सीधे पूछता है कि आर्टिकल 45 में क्या है, आर्टिकल 46 में क्या है। तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान करते हुए, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट, अगर हम आर्टिकल 47 में क्या है। आर्टिकल 47 में दोस्तों जो देश में नकली दवाइयाँ बनती हैं व शराब हैं, उस पर राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि इन पर प्रतिबंध लगाए। राज्य सरकार नकली दवा व शराब पर रोक लगाए। इसका तात्पर्य क्या है? जब राज्य ऐसा करेगी तो वह राज्य की जो लोग जहाँ पे ज़्यादा ये नकली दवाइयाँ और शराब का व्यापार ज़्यादा होता है, उससे राज्य में राज्य की जो नकली दवा और शराब का जो प्रचलन है वह कम होगा और वहाँ की जनता एक खुशहाली तरीके से जी सकेगी। किसके तहत? आर्टिकल 47 के तहत राज्य नकली दवा व शराब पर रोक लगाए, आर्टिकल 47 में उल्लेखित है। वहीं अगर हम आर्टिकल 48 की बात करें, आर्टिकल 48 में दोस्तों कृषि व पशुपालन का प्रावधान किया गया है। कृषि व पशुपालन का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 48 के तहत। वहीं एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट बनता है, 48 का में क्या है? 48 क्या में का है दोस्तों? इसमें पर्यावरण वन संरक्षण व जीव संरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। पर्यावरण वन संरक्षण व जीव संरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं 48 का के तहत। नेक्स्ट बात आती है आगे हम लोग देखें तो आर्टिकल 49 में क्या है। 48 तक हमने देख लिया। आर्टिकल 49 में इसमें राष्ट्रीय जो स्मारक हैं, आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। जो राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं उसका रक्षण करना सरकार का कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय का रक्षा करना, राष्ट्रीय स्मारक का रक्षा करना क्या सरकार का कर्तव्य होगा। वहीं 50 में अगर देख लें, आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान किया गया है। कार्य से न्यायपालिका
न्यायपालिका को अलग करना। क्यों कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करना? दोस्तों, न्यायपालिका जो है अपने आप में एक सर्वोच्च है, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा ही संविधान का संरक्षण किया जाता है। न्यायपालिका अगर अलग रहकर स्वतंत्रता से काम करेगी तो संविधान का रक्षा भी होगा और कार्यपालिका के ऊपर इनके निर्वाहों का भी वह जांच पड़ताल करती रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल आता है जो हमारा अंतिम आर्टिकल 51 है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्या? राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना किसके तहत? आर्टिकल 51 के तहत। आर्टिकल 51 के तहत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों, हमने 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल हैं उनको हमने देखा। आइए एक बार रिवीजन करते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना छूटें। हम लोग 36 में क्या देखा था? आर्टिकल 36 में जिसमें जिस तरह आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है उसी तरह आर्टिकल 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 37 में क्या देखा था? आर्टिकल 37 में दोस्तों हमने देखा था कि जो न्यायालय द्वारा है, न्यायालय इसका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है, राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है व्यक्ति की परत, तो व्यक्ति इसको लेकर न्यायालय नहीं जा सकता है, यानी न्यायालय में वाद योग नहीं है, न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता है, या न्यायालय में वाद योग नहीं है, या इसको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं हम। नेक्स्ट हमने 38 में अगर बात करें, इसमें क्या है? इसमें लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। लोक कल्याण की अभिवृत्ति 38 के तहत लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात जनता जो है, सरकार जो जनता का सहायता करेगी, कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड के माध्यम से व्यक्तियों को, नागरिकों को राशन देना, सामाजिक राजनीतिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में देखना। वहीं अगर हम 39 में देख लें, 39 में क्या है? 39 में दोस्तों समान काम के लिए स्त्री व पुरुष के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। किसके? समान काम के लिए समान, स्त्री व पुरुष के लिए समान वेतन की व्यवस्था। आर्टिकल 39 का में क्या है? इसमें जो कानूनी सहायता है उसको निःशुल्क बना दिया गया है। क्या? जो अगर कोई आप कानूनी सहायता लेते हैं तो उसको कानून के द्वारा उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। वो अलग की बात है कि लोग न्यायालय जाते हैं तो वकीलों को देने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन न्यायालय की कोई फीस नहीं होती है। तो 39 का के तहत ये है निःशुल्क विधि या कानूनी सहायता प्राप्त करना। 40 में क्या है? 40 तो आप लोग जानते होंगे कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत का गठन किया गया है जिससे निचले स्तर पर लोगों का विकास हो सके। कुछ 41 में अगर हम देख लें, 41 में क्या है? 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता पाना, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विकलांग साइकिल, विधवा पेंशन इत्यादि का सहायता पाना। वहीं 42 में हम देख लें जिसमें स्त्री का प्रसूतीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराना या न्याय संगत कार्य के लिए मनोचित दशा उपलब्ध कराना, गर्भवती महिला के लिए उसके लिए छुट्टियां इत्यादि का व्यवस्था कराना। किसके तहत? आर्टिकल 42 के तहत। वहीं अगर हम लोग 43 में देखें, 43 में क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी तथा
इतना वेतन दिया जाए, किसके तहत, आर्टिकल 43 के तहत, निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि व्यक्ति का परिवार चल सके। वहीं अगर हम 43 का की अगर बात कर लें, 43 का की बात कर लें हम लोग, 43 का में क्या कहा गया है दोस्तों, उद्योग व प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया जाए, किसके तहत, 43 का के तहत। वहीं अगर 43 खा में अगर हम लोग देखें तो सहकारी समितियों का निर्माण कर सकता है व्यक्ति, सहकारी समितियां बना सकता है, वह उसका प्रबंधन कर सकता है, प्रचालन व नियंत्रण कर सकता है। वहीं अगर हम लोग 44 में देखें, 44 में क्या है, समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है, जो कि इस समय गोवा में लागू है और कहीं नहीं। वहीं अगर हम लोग 45 में देखें, 45 में क्या है, 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों का सरकार के द्वारा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना व 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, आर्टिकल 45 के तहत। वहीं अगर 47 की अगर हम बात करें, 47 में क्या है, 47 में क्या कहा गया है, 46 देखेंगे। 46 में SC ST OBC का आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। OBC का आरक्षण जो होता है वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि SC ST का आरक्षण संविधान में उल्लेखित है, उसको मानना राज्य का कर्तव्य होता है। वहीं अगर हम 47 में देख लें, 47 में क्या है, 47 में नकली दवा व शराब का प्रतिषेध किया जाएगा राज्य के द्वारा, नकली दवा और शराब का प्रतिषेध, आर्टिकल 47 के तहत। 48 में क्या है, कृषि या पशुपालन की व्यवस्था की गई है। 48 का में अगर हम लोग देख लें, 48 का में तो पर्यावरण वन जीव संरक्षण का प्रावधान किया गया 48 का। वहीं अगर 49 में हम लोग देखें, 49 में क्या है, 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, राष्ट्रीय स्मारकों की सहायता करना 49 के तहत सरकार का कर्तव्य होगा। 50 में अगर हम लोग देखें, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग रखी गई है, जिससे न्यायपालिका अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्यपालिका के द्वारा कार्यों का निर्वहन को जांचे परखे और देखे कि किस तरह से कार्यपालिका देश की प्रति कार्य कर रही है। 50 में 51 में क्या है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यह दोस्तों हमने 36 से 51 तक जो आर्टिकल थे इसको हमने कम्प्लीटली देख लिया है। 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन करेंगे तो चीज़ें समझ के जो है सारी याद हो जाएंगी और परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। हमने जितने भी पॉइंट थे, जितने भी नीति निषेधक तत्व से पॉइंट थे, थ्योरिकल जो था उसको हमने लिखवा दिया था और आज हमने आर्टिकल 36 से 51 तक जो आर्टिकल हैं उसको हमने देख लिया। तो इसी के साथ हम आज की क्लास अपनी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए अध्याय के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।